चलिए आज हम लोग रसायन शास्त्र यानी कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में काफी चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और यह वीडियो काफी लंबे लंबे समय के बाद यह वीडियो आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत ठोस पदार्थ के सामान्य गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो ठोस पदार्थ के जो सामान्य गुण होते हैं, वे सभी सामान्य गुणों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में ठोस पदार्थ के सामान्य गुण के एक सामान्य गुण थी, जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। यह चीजों की हम लोगों ने यह सारी चीज की डिस्कशन हम लोग पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत घनत्व यानी कि डेंसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर में जो ठोस पदार्थ में जो डेंसिटी होते हैं, जो घनत्व होते हैं, आखिर में होते क्या है, वे सारी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं। तो हमारे बोर्ड पे दिए हुए हैं घनत्व। ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका घनत्व क्या होता है, हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। तो देखिए, अब आप कहिएगा कि यह तो बात सही है कि ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। किंतु यह आप जो धनत्व का है, यह धनत्व क्या है, ये सारे यह मतलब ये जो आप धनत्व का है, ये ठोस पदार्थ की ये कौन से गुण है। तो देखिए, यह गुण की जरा बात करते हैं। तो कहता है कि ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होता है। किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो देखिए क्या क्या है, मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है। तो पहले आप कोई वस्तु है तो यह क्या हो सकती है, मतलब मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की एक वस्तु है। अब इस वस्तु के इकाई यानी कि इस वस्तु को आपको किस चीज में नापनी है, कि वस्तु के इकाई यानी कि जिस चीज में आप इस वस्तु को माप रहे हैं, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान मापना हो, ठीक, इसका द्रव्यमान नापना यानी कि जो वस्तु है इसका द्रव्यमान नापना। तो इस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि इसका इकाई हो गया। अब इकाई आयतन के, तो देखिए इसका जो ए से बी इसका आयतन है, तो आयतन के द्रव्यमान यानी कि अब देखिए अभी तो वस्तु हो गया, अब इसका क्या कर रहे थे, द्रव्यमान। तो जब यदि मापने के लिए इसका आयतन क्या करेंगे, यदि किसी तराजू पे इसको क्या करेंगे, रखेंगे, और रखने के बाद इसका द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो इसी का ए भी जो इसका होगा ना, यानी मान लीजिए कि ए भी इसका क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। और न समझ में आया हो तो फिर से एक बात और कर लेते हैं। तो देखिए फिर से समझते हैं। तो कहता है, पहले इस चीज पे आप ध्यान दीजिए कि किसी द्रव्य के इकाई यानी कि किसी द्रव्य के इकाई, तो मान लेते हैं यानी कि कोई भी द्रव्य यानी कि कोई भी पदार्थ, तो कोई भी पदार्थ हो और उस पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पदार्थ को इसको एक पदार्थ मानी, यानी कि यह एक पदार्थ था। तो इस पदार्थ की इकाई यानी कि इसका इकाई क्या हो सकती है, जिसमें इस चीज को आप मापिएगा उसी उसी उसका क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है। तो चलिए इस वस्तु के हम द्रव्यमान नाप लेते हैं। तो यह द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगी, इकाई हो जाती है। तो कोई वस्तु के इकाई उसके आयतन के, तो आयतन कौन होगा, ए भी इसका आयतन होगा। तो आयतन के द्रव्यमान, अब क्या कह रहा है कि जो ये आयतन के जो द्रव्यमान होगा ना, जो भार होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, घनत्व कहते हैं। यानी कि आप अब तो समझ में आ ही गया होगा कि घनत्व क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए जो घनत्व होता है, जो घनत्व वो किसी वस्तु के यानी कि किसी द्रव्य के इकाई, किसी द्रव्य के इकाई आयतन के कहता आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु के इकाई है और उसका घनत्व के द्रव्यमान यानी कि इसी इसके आयतन, सॉरी, इसके जो आयतन होंगे, इसके आयतन के द्रव्यमान को ही हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। कोई भी वस्तु दिया रहा है, मान लेते हैं बड़ा सा बोर्ड है। अभी वाला बोर्ड के क्या दिया रहा है, अब इसका सतह है यानी कि इसकी क्या है, इसका क्या आयतन। तो इसको जिस जगह पे रख देते हैं यानी कि अभी तक इसको जगह छेके हुए, तो इसका क्या है, आयतन है। अब देखिए, अब ये आयतन के हम भार कर लेते हैं, यदि इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भार कर लेते हैं। यानी भार करने का मतलब क्या, इसको वजन कर लेते हैं। और वजन करने के पश्चात क्या करते हैं,
वजन करने के पश्चात जो उसके तो हमने किसका किसका वजन करते हैं। तो अब देखिए अब धनत्व तो हो ही गए। अब जो धनत्व किसे कहते हैं वो हो गए। यदि धनत्व देखिए धनत्व बराबर यानी कि धनत्व ज्ञात करने के लिए यानी कि कोई पदार्थ दे दिया जाए और उसका कहे कि धनत्व ज्ञात कीजिए। अब तो आप धनत्व समझ गए हैं कि धनत्व क्या होता है, किंतु आपको धनत्व यानी कि कोई पदार्थ दे दिया जाए और कहे कि उसका धनत्व ज्ञात करिए तो धनत्व ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिए होते हैं। तो जो सूत्र है धनत्व बराबर यानी कि फॉर्मूला दिए हुए रहती है। तो धनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन तो यह जो धनत्व का यही सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब देखिए पराया देखिए मतलब अधिकतर आयतन को क्या किया जाता है धन मीटर यानी कि घन मीटर या मीटर क्यूब इसको भी कह सकते हैं। घन मीटर या लीटर में व्यक्त किया जाता है। घन मीटर मतलब इसके जो आयतन होते हैं यानी कि हमने कहा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन में क्या रखेंगे तो आयतन में अधिकतर क्या प्रयोग किए जाते हैं घन मीटर यानी कि घन मीटर या लीटर। अब देखिए अब क्या होते हैं कि देखिए अब उसी प्रकार घनत्व को भी क्या किए जाते हैं जी एम एल माइनस 3 में व्यक्त किया जाता है यानी जी से ग्राम एम से मिलीलीटर क्यूब में क्या किए जाते हैं माइनस क्यूब में व्यक्त किया जाते हैं। इसके एस आई में कहे ना तो एस आई में इसको क्या किया जाता है एस आई में इसको केजी मीटर क्यूब में व्यक्त किया। इसका जो धनत्व के एस आई मात्रक होते हैं एस आई जो होते हैं केजी मीटर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं केजी मीटर क्यूब। अब देखिए अब हमने क्या की धनत्व और धनत्व के विभिन्न संबंधों के बारे में हम लोग ने जानकारी प्राप्त की। लेकिन हम आपको एक बात और कहे थे कि जो धनत्व होते हैं यानी कि ठोस पदार्थ के धनत्व होते हैं वे उच्च होते हैं। क्या होते हैं उच्च होते हैं। लेकिन जो ठोस पदार्थ के धनत्व उच्च क्यों होते हैं मतलब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ठोस पदार्थ के धनत्व होते हैं वो उच्च यानी कि हाई क्यों होते हैं। तो उसके जवाब को क्या करते हैं खोजने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो यदि ठोस पदार्थ होते हैं उसके अंतरानुकर्षण बल क्या होते हैं काफी अधिक होते हैं जिसके वजह से उसके क्या होते हैं अंतरानुस्थान बहुत ही न्यून होते हैं बहुत ही क्या होते हैं न्यून होते हैं जिसके वजह से उसके आयतन जिसके वजह से उसके जो धनत्व होते हैं क्या होते हैं उच्च होता है यानी कि हाई होता है। यानी कि चलिए एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए मतलब ये एक प्रकार की क्या है छोटे से मान लीजिए कि क्या है एक वस्तु है। अब यह एक क्या है वस्तु है इसका धनत्व उच्च होता है यह मतलब एक ठोस वस्तु है एक ठोस वस्तु है। अब इसका जो क्या होते हैं इसके धनत्व क्या होते हैं उच्च होते हैं। तो कैसे उच्च हो तो हम आपको पहले इसका धनत्व ज्ञात कीजिए। तो धनत्व करने के लिए यानी कि इसके ए बी इसके सतह यानी कि इसके जो आयतन होते हैं ए बी यानी कि इसके आयतन तो ए बी नहीं होंगे भाई ए बी सी डी यानी कि ए बी तो अब देखिए इसके आयतन होंगे नहीं। अब यहो सतह तो अभी ब्लैक बोर्ड पे मतलब व्हाइट बोर्ड पे बना दिए गए हैं तब ये नहीं ए भी है लेकिन जब इसको रखिएगा तो सी डी भी हो इसको क्या हो जाती है आयतन हो जाती। तो अब देखिए अब इसी चारों के ठोस वस्तु था सर अब ठोस वस्तु था अब इस चारों आयतन यानी कि ए बी एवं क्या है सी डी। अब ए बी एवं सी डी को क्या कीजिए इसको क्या कीजिए इसके द्रव्यमान यानी कि इसके भार ज्ञात करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाती है धनत्व हो जाती है। तो इसका धनत्व काहे हाई होता है यानी कि काहे उच्च होता है। तो इसका कारण है कि जो ठोस वस्तु होते हैं उसमें अंतरानुकर्षण बल क्या होते हैं काफी अत्यधिक होती है। अत्यधिक होने के कारण उसके जो अणु होते हैं यानी कि कण होते हैं वे क्या होते हैं एक दूसरे से काफी चिपके हुई रहती है और उसका जो स्थान क्या होते हैं बहुत ही न्यून होते हैं यानी कि छोटे होते हैं जिसके वजह से क्या होती है जिसके वजह से इसके जो आयतन यानी कि जो घनत्व होते हैं क्या होते हैं हाई होते हैं उच्च होते हैं। तो किस प्रकार एक ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं ये सारी चीजों आपने देखा। और आज अब हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं बढ़ते हैं। अब देखिए ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। अब आप कहिएगा
कि क्या, यानी कि द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब भला यह ठोस पदार्थ में द्रव्यनांक और क्वथनांक कहाँ से आ सकते हैं? तो और यह क्या है? तो यह चलिए द्रव्यनांक और क्वथनांक, तो द्रव्यनांक को जानने से पहले क्वथनांक को जान लेते हैं। क्या है? सॉरी, द्रव्यनांक को जान लेते हैं पहले, उसके बाद क्वथनांक को जानेंगे। तो पहले द्रव्यनांक, यानी कि द्रव्यनांक क्या होते हैं? तो देखिए, यानी कि जो द्रव्यनांक होते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, मतलब कोई कोई ठोस वस्तु है, तो ठोस वस्तु है, और उस वस्तु को क्या कर लिया जाए, यानी कि एक नियत ताप, क्या हो, एक नियत ताप, यानी कि वह ताप क्या हो, फिक्स हो। जैसे मान लेते हैं, यानी कि एक जल है, यानी कि वस्तु क्या है, जल है, ठीक। अब भाई तो द्रव है, तो कोई चिंता नहीं, द्रव है। और क्या करते हैं, अब इस वस्तु को क्या करते हैं, हर एक वस्तु में द्रव्यनांक और क्वथनांक तीनों वस्तुओं में क्या होती है, पाई जाती है। तो मान लेते हैं कि एक क्या है, जल। अब इस जल को ठोस अवस्था में लाने के लिए हमें, यदि ठोस अवस्था में लाने के लिए 0 डिग्री ताप को क्या करनी पड़ती है, हमको इसको 0 डिग्री ताप पे लानी पड़ती है। तो ये क्या होती है, यानी कि आपको एक द्रव्य से ठोस अवस्था में ले जाने के लिए एक नियत ताप, यानी कि यह ताप, यानी कि हर हाल में आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करनी पड़ेगी, उसको लानी पड़ेगी। तो यही नियत ताप, यानी कि यही फिक्स क्या होती है, यही फिक्स ताप हमारा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, द्रव्यनांक कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यनांक कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यनांक क्या कहलाती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्वथनांक के बारे में। तो क्वथनांक देखिए क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि यदि कोई पदार्थ है, उसको उसको जलाने पर, यानी कि वाष्पीकरण करने पे, यदि मतलब जला देते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं, तो वाष्पीकरण करने पे वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाती है ना, तब हम कहते हैं, तो उस जब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि वस्तु का क्वथनांक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो द्रव्यनांक वो एक नियत ताप होते हैं, यानी कि एक नियत ताप, जैसे कि कह लेते हैं कि मान लेते हैं कि गर्म करने की, अभी जल है, इसको क्या करने से, वाष्पित करने पे, तो किसके, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा, तो क्या हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है। तो वाष्पित करने के लिए हर हाल में आपको जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा। तो यही नियत ताप, यानी कि यही नियत ताप हमारा क्या कहला जाती है, द्रव्यनांक कहला जाती है। और क्वथनांक, यानी कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं, यानी कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय, मान लीजिए वायुमंडलीय दाब है, ठीक। अब वायुमंडलीय दाब और क्या होता है, जिस वस्तु को आप जला रहे हैं उसका दाब, यदि उसका दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह देते हैं कि वह वस्तु का क्या है, क्वथनांक है। क्या है, क्वथनांक है। अब देखिए, अब हमने एक चीज और कहा था कि ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि यह क्यों उच्च होता है, तो इसका कारण देखिए, इसके यदि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके अंतरा अनुकर्षण हमेशा आपको याद रखना है कि उसमें अंतरा अनुकर्षण बल जो क्या होता है, काफी मजबूती होती है। और उस मजबूती के कारण हमको क्या करनी पड़ती है, किसी ठोस वस्तु से जोर से उस पर क्या करनी पड़ती है, प्रहार करना पड़ता है, उस पर क्या किया जाता है, उस पर मारा जाता है, तब भी जाके क्या होता है, यानी कि क्या होता है, तब पर भी क्या होता है, नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। तो द्रव्यनांक, तो जैसे मान लेते हैं कि ठोस है, यानी कि मान लीजिए कि क्या है, ये एक ठोस वस्तु है, ठीक। अब इसका किस तरह द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अब उसको देखिए। तो ये ठोस वस्तु है, का हमेशा एगो क्यों का है, ठोस वस्तु रख लेते हैं। मान लीजिए कि ये ठोस वस्तु है, ठीक। अब ये ठोस वस्तु है, यानी कि ठोस वस्तु यानी डब्बा है, यानी थर्मा या जो भी इसको मान सकते हैं, डब्बा। अब इस डब्बा को क्या कीजिए, इस डब्बा को कि द्रव्यनांक, तो पहले इसके द्रव्यनांक को चेक कीजिए। तो द्रव्यनांक चेक करने के लिए, यानी द्रव्यनांक यानी कि नियत ताप, इसको क्या करिए, इसको ताप दीजिए। तो ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये बर्फ की अवस्था में बर्फ की अवस्था नहीं बल्कि पिघल के द्रव्य की अवस्था में आ जाए। जैसे ही इसके एक डब्बा था या ठोस वस्तु था। अब देखिए जो डब्बा है यह क्या है, एक
ठोस वस्तु है। क्या है? ये एक ठोस वस्तु। अब इस ठोस वस्तु के द्रव्यमान और क्वथनांक किस तरह उच्च होते हैं। तो आपको एक बात और बता दे कि इसको तोड़ने के लिए आपको पर्याप्त ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कहिएगा कि भला इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की तो आवश्यकता सही है, यानी कि जब हम उसको तोड़ेंगे तो हमारा ऊर्जा तो सही है, लेकिन इसमें ऊष्मा यानी पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो भला इसमें ऊष्मा कहाँ से हो सकती है? तो आपको बता दें कि किसी वस्तु से इस डब्बा पे यानी जिस वस्तु से इस डब्बे पे आप प्रहार करते हैं यानी कि मारते हैं तो पर्याप्त ऊष्मा निकलती है, यानी कि उसमें से क्या होती है? ऊष्मा, यानी कि इसमें मारिएगा ना तो ऊष्मा पैदा हो जाती है और उसी ऊष्मा की वजह से यह वस्तु क्या हो जाती है? खंड हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो आप जल को लीजिए, आप जल को इस तरह से प्रहार कीजिए जल पे, तो क्या पड़ता है? ज्यादा यदि तीनों यानी कि ठोस द्रव गैस की अपेक्षा या क्या होती है तीनों वस्तुओं में, यानी कि तीनों वस्तुओं से अत्यधिक द्रव्यमान और क्वथनांक इसमें पाई जाती है। किसमें? द्रव यानी कि ठोस में पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। और जो द्रव्यमान और जो क्वथनांक होते हैं वे कमरे के ताप से उच्च होते हैं, यानी कि जो कमरा के जो ताप होता है, इस कमरे का ताप है, तो इस कमरे का ताप क्या होता है? यानी कि द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं? मतलब कमरे के ताप कम होते हैं और द्रव्यमान और क्वथनांक के ताप क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब चलिए, अब इसके क्या करते हैं? अगले गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी इसके कई गुण बाकी है, याद रखिएगा, इसके कई गुण बाकी है। अभी तक केवल अभी ठोस पदार्थ में चल रहे हैं और ठोस पदार्थ के इतना सारे गुण है। अब देखिए अब क्या होते हैं, अब देखिए तीसरे नंबर और चौथे नंबर हम लोगों ने पहला दूसरे तीसरे को देख लिया। अब क्या करते हैं? चौथे नंबर को देखते हैं। तो ठोस पदार्थ कठोर और ढीठे होते हैं। तो ये एक साधारण सी बात है कि ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं और ढीठे भी होते हैं, यानी कि कठोर यानी कि उसके छूने पे मतलब ऐसा पता चलता है कि बड़ा कठोर है, और उसके बाद इसके क्या होते हैं? ढीठे होते हैं। तो यह काहे कठोर और ढीठे होते हैं? तो इसका कारण यह है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका अंतरानुकर्षण बल काफी अत्यधिक होता है, और उसके क्या होते हैं? अंतरानुकर्षण बल काफी काफी क्या होते हैं? कम होते हैं, जिसके वजह से यह पदार्थ क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है और ढीठ हो जाती है, यानी कि मजबूती मतलब उसके जो अणु रहते हैं यानी कि जो कण रहते हैं वे क्या होते हैं? एक मतलब उसके अंतरानुकर्षण बल की वजह से बंधी रहती है। क्या कर रही? बंधी रहती है, जिसके वजह से यह कठोर और मजबूत होते हैं, यानी कि कठोर और ढीठ होते हैं। अब देखिए, अब आगे कहता है कि तो हमने देख लिया, अब इसको भी क्या करते हैं जरा देखिए कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है, यानी कि असंपीड्य कहने का मतलब इसके यदि कोई वस्तु दिया रहे, कोई पदार्थ दिया रहे और उस पदार्थ को क्या किया जाए? उसके आयतन में परिवर्तन कर दिया जाए, तब यदि परिवर्तन हो जाता है तो संपीड्य होता है, और परिवर्तन नहीं होता है तो असंपीड्य होता है। देखिए अब ये क्या है? मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, तो ये क्या है? यदि द्रव है और ये क्या है? कठोर है। ठीक, कठोर कहने का मतलब ये द्रव है और ये क्या है? ये ठोस है। क्या है? ठोस है। तो द्रव को क्या कीजिए कि दो द्रव होते हैं, तो इसके हमने क्या कहा था कि इसके आयतन, तो इसके आयतन क्या होते हैं? इसके आयतन आप देखिए, अब इसको आयतन को रखिए, तो आपको इस द्रव को जिस गिलास में रख दिया जाए, मान लेते हैं इस द्रव को उठे, इसमें द्रव है, अब इसको इस गिलास में उठा के रख दिए, तो इसके आयतन क्या कर लेती है? गलासे वाला इसके आयतन गलासे के आयतन धारण कर ले। अभी ठोस है, अभी ठोस है, तो इसको क्या कीजिएगा? अब इसको तो कहीं रखिएगा नहीं, रख भी सकते हैं, नीचे रख दीजिएगा तो इसका आयतन बन जाएगा, लेकिन इसको क्या कीजिए? पीटिए, मतलब ये ठोस है, मतलब मान लीजिए कि लोहा। अब उसको क्या करते हैं? बड़ी हथौड़ा से इसको पीटते हैं। अब पीटने के क्रम में क्या होगा? इसके इसके जो आयतन थे बढ़ेगी नहीं ना घटेगी, बढ़ेगी नहीं ना घटेगी। तो इसीलिए इसीलिए क्या होती है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, यानी कि इसमें कोई संपीडिता नहीं पाई जाती, यानी कि इसके काहे नहीं होती है? तो इसका कारण है क्यों नहीं होती है? ये असंपीड्य क्यों होता है? असंपीड्य यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं
वह असंपीड्य क्यों होता है? तो इसका कारण है कि इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, उसमें अंतरानुकर्षण बल काफी अत्यधिक होते हैं, उसके कौन एक दूसरे से काफी चिपकी हुई रहती है। बस मतलब जितने जो गुण है ना सारा अंतरानुकर्षण बल अंतरानुकर्षण स्थान पे ही टिकी हुई है। बस इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर। अब देखिए तो ये क्या होती है द्रव रहती तो इसके क्या होती है कि असंपीडित। तो भाई इसके अब काहे कि मजबूती रहती है, मजबूत को अभी मजबूती रहती है, अब इसके मजबूती को हम चाहेंगे कि इसको आयतन में परिवर्तन कर दे तो जल्दी नहीं होता। हाँ लेकिन ठोस पदार्थ में भी आयतन में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं उसको काफी मतलब उष्मा और ऊर्जा को प्रहार करने पे ही होते हैं। किंतु इस तरह चाहे कि जिस तरह एक द्रव को क्या कर दिए थे तो इसके आयतन में परिवर्तन कर दिए, उसी प्रकार इसको इसको भी परिवर्तन कर ले तो नहीं होता। तो क्या करते हैं कि ठोस पदार्थ के द्रव है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या की जानकारी प्राप्त की। अब हम क्या करते हैं, अब अगली वाली वीडियो इस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर अगली वाली वीडियो में अगली चीजों के बारे में करेंगे चर्चा। हाँ और जो हमारी हमारी जो वीडियो था काफी काफी समय से नहीं आ रहा था, इसका कारण है कि मेरा जो स्वास्थ्य था थोड़ा खराब हो गया था, जिसके वजह से वीडियो आने में क्या हुई लेट हो गई।